अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एक मंजिल में। तो शुरुआत करते हैं आज का दिन एक नए जोश के साथ, जिसमें मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए आज का यानी 7 दिसंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें आज के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से आप सब लोग उठ के बैठ जाइए, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। कैसे? क्योंकि आज मैंने मोस्टली उन सारे टॉपिक को कवर किया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, और आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है, लाइक आपका एपीएस हो गया या यूपीपीएससी आरओ एआरओ हो गया, यूपीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, उन सारे एग्जाम के लिए ये वीडियो आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसी के साथ ही साथ मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी कि आपका जैसे कि 7 जनवरी में बताया जा रहा है कि एपीएस का एग्जाम है, उसी तरह 11 फरवरी में आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ, और एक्सपेक्टेड जो डेट बताई जा रही यूपीपीएससी की 17 मार्च। तो उन सब के लिए, स्पेशली यूपीपीएससी आरओ एआरओ एपीएस के लिए, यूपीएससी एक मंजिल की तरफ से एक फ्री कोर्स लॉन्च होने वाला है, जो कि 10 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है या आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो उसका जो रिप्लाई होगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। 10 दिसंबर से यूपीएससी एक मंजिल की तरफ से जो कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो अगर आप उतना भी करके जाते हैं तो उतना आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा प्रीलिम्स निकालने के लिए, तो शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे लास्ट के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। उन सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, और साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का भी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज का वीडियो शुरू करने वाले हैं हम एक ऐप के थ्रू, जो कि हो जाएगा विच मिनिस्ट्री लॉन्च ग्राम मानचित्र ऐप। किस मंत्रालय ने ग्राम मानचित्र ऐप को लॉन्च किया है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पंचायती राज मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसमें हम कवर क्या क्या करने वाले हैं? तो आपका ये करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो तो कवर हो गई, लेकिन उसी के साथ साथ आपका एक पॉलिटी का पूरा एक पोर्शन कवर होने वाला है। अगर आपने रिसेंटली 2023 का यूपीपीएससी का भी एग्ज़ाम का पेपर देखा होगा, प्रीलिम्स का, तो आपने उसमें देखा होगा कि किस तरह से उस कमेटी को लेकर क्वेश्चन बने हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपके हर साल 2 से 3 बनने ही बनने वाले हैं। तो इसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना होगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए पंचायती राज मिनिस्ट्री। कैसे, वो भी देख लेते हैं। तो ग्राम मानचित्र ऐप को लॉन्च करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अब बात आती है कि उसने इसको लॉन्च किया क्यों? तो उसके पीछे रीज़न है कि ग्राम पंचायत की जो प्लानिंग है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया, जिसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को, जिसको नाम दिया गया इन्होंने ग्राम मानचित्र। और ये जो इनोवेटिव एप्लीकेशन है, तो ये जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है, तो वो एम्पावर करेगा ग्राम पंचायत को उनके प्लानिंग करने के पर्सपेक्टिव में। तो उसी के साथ ही साथ आपके माइंड में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि ये जीआईएस होता क्या है? तो जीआईएस की जो फुल फॉर्म हो जाती है वो होती है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, डेटा पर्सनल का ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी अर्थ की यानी पृथ्वी की किसी भी लोकेशन की इंफॉर्मेशन देता है, वहाँ के बारे में डेटा देता है, ताकि हम लोगों का काम जो है वो आसान हो सके। तो आपका जीआईएस ये काम करता है। उसी के साथ ही साथ देख लेते हैं पंचायती राज के बारे में। तो पंचायती राज है क्या? पंचायती राज एक 3 टायर स्ट्रक्चर होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। किस लिए? रूरल डेवलपमेंट के लिए, यानी गांव का किस हिसाब से डेवलपमेंट होना है, तो उसमें किस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन होना है, शासन होना है, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है जो कि होता है 3 टायर स्ट्रक्चर, जो कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि एक आपका होता है ग्राम पंचायत यानी विलेज लेवल पर, दूसरा होता है पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, और तीसरा होता है जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो कैसे, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो इसका जो एम होता है वो एम है इसका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको डेवलप करना। कहाँ कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट में, जोन्स में और विलेजेस में। तो पंचायती राज का जो मेन ऑब्जेक्टिव था तो वो क्या था? पंचायती राज का मेन ऑब्जेक्टिव था रूरल डेवलपमेंट करना, यानी जो गांव है वहाँ की डेवलपमेंट करना। पंचायती राज हर स्टेट में इस्टेब्लिश किया जा चुका है सिवाय कुछ स्टेट के, जिसमें आपका हो जाएगा नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम।
और उसी के साथ सारी यूनियन टेरिटरीज में पंचायती राज सिस्टम नहीं एक्सेप्ट दिल्ली, यानी दिल्ली में आपका पंचायती राज देखने को मिल जाएगा और भी कुछ सर्टेन एरियाज। तो ये एरियाज कौन कौन से जहाँ पे ये चीज़ नहीं है, तो इसमें आपका एरिया 1 हो जाएगा शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज। जो स्टेट में शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे लागू नहीं होता। उसके साथ ही साथ जो हिल एरिया है मणिपुर का, वहाँ पर भी ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका दार्जिलिंग, जो कि वेस्ट बंगाल की डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे ऑलरेडी गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट करती है, इस वजह से यहाँ पर भी पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं होता है। तो पंचायती राज सिस्टम है क्या, वो आया कैसे लाइट में, तो जैसा कि लोग कहते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद पंचायती राज सिस्टम लाइट में आया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंचायती राज सिस्टम बहुत ही पुराना है, यानी कि जो एशियन टाइम पे भी देखा जाए तो पंचायत जो वहाँ की थी वो यूजुअली इलेक्टेड काउंसिल होती थी, जिसके पास कानून बनाने की पावर होती थी, न्याय लेने की भी पावर होती थी। और अगर फॉरेन डोमिनेशन में देखा जाए, लाइक आपका मुगल हो गया या ब्रिटिश हो गया, तो प्री इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो पंचायत जो है वो अपर कास्ट का डोमिनेंस माना जाता है। यानी उस टाइम पे पंचायत क्या होती थी, यानी उस टाइम पे जो पंचायत पर जो अधिकार था तो वो मोस्टली अपर कास्ट का माना जाता था, और उसमें जो पंचायती राज का स्टेटस था तो वो सोशियो और इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर लिया जाता था। यानी एक कास्ट हायरकी थी कि जो भी अपर कास्ट का होगा वही पंचायत में शामिल होगा। तो ये सिचुएशन थी प्री इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता से पहले की। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के बाद क्या सिचुएशन हुई। तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उसके बाद पंचायती राज सिस्टम जो है उसको गति मिल गई, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल 40 है तो उसमें भी कहा गया कि स्टेट को पंचायत सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ स्टेप लेना चाहिए, उनको पावर और अथॉरिटी भी देनी चाहिए ताकि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम कर सके। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ कमिटीज़ बनाई गई जो कि अपॉइंट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ताकि वो स्टडी कर सके कि किस तरह से जो सेल्फ गवर्नमेंट है रूरल लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट करना है, और साथ ही साथ उसको अचीव करने के लिए क्या क्या गोल होने चाहिए। तो इन सब के लिए कुछ कमेटी बनाई गई, और इन कमेटी से आपका क्वेश्चन आते ही आता है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको ये चीज़ पता ही होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी कमेटी है। तो आपका इसमें हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, JVK राव कमेटी, और आपका हो जाएगा LM सिंघवी कमेटी। तो इसको लेकर आपकी एक ट्रिक भी हो जाएगी जो कि हो जाएगी बैक्स, जिसमें आपका B से हो जाएगा बलवंत, A से हो जाएगा अशोक, G से हो जाएगा JVK राव, और S से हो जाएगा सिंघवी कमेटी। तो इससे आपको अगर कमेटी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप इसे याद कर लेंगे, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस लेवल है वो भी यही है। तो बलवंत राय कमेटी 1957 में आई थी, जिसने 3 टाइप पंचायती राज सिस्टम की रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें उन्होंने बोला कि ग्राम पंचायत हो जाएगी, पंचायत समिति हो जाएगी और जिला परिषद हो जाएगी, जो कि अभी है। उसी के साथ ही साथ अशोक मेहता कमेटी ने बोला कि टाइप सिस्टम में पंचायती राज का उसको रिप्लेस कर देना चाहिए 2 टाइप सिस्टम से। रिप्लेस करके क्या करना चाहिए, वहाँ पे जिला परिषद होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और साथ ही साथ मंडल पंचायत होना चाहिए जो कि गांवों का एक ग्रुप होगा। नेक्स्ट है आपका JVK राव कमेटी। तो इनको अपॉइंट किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1985 में, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो जिला परिषद है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है और उसी को ज़्यादातर सारी अथॉरिटी देनी चाहिए। नेक्स्ट जो कमेटी आती है वो आपकी हो जाती है LM सिंघवी कमेटी। तो आपकी जो सिंघवी कमेटी थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था। कब किया था, 1986 में। और इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था कि पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, यानी पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन लाना चाहिए, और वहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन भी पंचायती राज सिस्टम के लिए कराना चाहिए। ये इनकी रिकमेंडेशन थी। तो इसी के साथ ही साथ जो लगातार इस तरह की चीज़ें हो रही थी, तो पार्लियामेंट ने 2 अमेंडमेंट एक्ट को पास किया, जिसमें आपका हो जाएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर रूरल लोकल बॉडीज़ यानी पंचायत के लिए, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में ऐड किया गया, और उसमें आर्टिकल जो आपका हो गया था वो आपका हो गया था 243 से आर्टिकल 243O तक। सेम आपका दूसरा जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये दोनों अमेंडमेंट आपके 1992 ही में हुए थे, और ये हुआ था अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, म्यूनिसिपैलिटीज़, और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9A में इसको रखा गया।
और ये ऐसा किया क्यों? सेल्फ गवर्नमेंट है उसको इंट्रोड्यूस कराया जा सके और वो अपने हिसाब से वहाँ की चीज़ों को एडमिनिस्टर करे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है JT60 ऐसे, जो कि न्यूज़ में देखा जा रहा है। तो वो एक प्रोजेक्ट है, तो वो एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। कोलैबोरेटिव मतलब कि सहयोगात्मक प्रोजेक्ट है, यानी किन्हीं दो लोगों में। तो इसमें कौन कौन आपका हो जाएगा? ऑप्शन है आपका यूरोपियन यूनियन एंड जापान, ऑप्शन बी USA एंड रशिया, ऑप्शन सी इजराइल एंड इंडिया, एंड ऑप्शन डी ईरान एंड USA। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन एंड जापान। वो भी देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को जो लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, तो वो लोकेट हुआ था कहाँ पर? जापान के इबाराकी प्रीफेक्चर में। और ये प्रोजेक्ट जो है वो कोलैबोरेटिव एफर्ट था, किसके किसके बीच में? यूरोपियन यूनियन और जापान के बीच में। फिर आज का आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट क्राइम्स इन इंडिया? कौन सी संस्था भारत में अपराध रिपोर्ट जारी करती है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NCRB भी कहते हैं, नीति आयोग, क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया यानी CBI, या नन ऑफ द एबव। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो देखते हैं कि वो उसने जो रिपोर्ट जारी की उसमें क्या क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। साथ ही साथ NCRB होता क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके साथ ही साथ और कौन कौन सी रिपोर्ट है जो NCRB पब्लिश करती है, तो उसके बारे में भी हम इसमें जानने वाले हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NCRB भी कहते हैं, तो उसने अपनी एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है क्राइम्स इन इंडिया। और इसमें जो स्टैटिकल डेटा दिया गया है वो साल 2022 का दिया गया। और इसमें कुछ हाईलाइट उसने किया है कि उसने बताया कि वर्ष 2022 के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो उसमें कहाँ कहाँ पे इंक्रीमेंट हुई है। तो आपका साइबर क्राइम में उसने बताया कि 24% इंक्रीज हुआ है साइबर क्राइम 2022 में। उसी के साथ ही साथ जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस है वो 11%, क्राइम अगेंस्ट जो सीनियर सिटीजन है वो 9%, और क्राइम अगेंस्ट जो वीमेन है वो 4% ज़्यादा हुआ है। ये जो रिपोर्ट है ये इंडिकेट करती है कि साइबर क्राइम में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 65,893 केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। अब रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि ये ऐसे केसेस हैं जो कि लाइट में आए हैं। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जो कि लाइट में आते ही नहीं हैं। तो 2022 के हिसाब से इतने केसेस रजिस्टर हुए हैं। और ये जो साइबर क्राइम है तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं? तो आपका हुआ है फ्रॉड, जिसमें 42,710 केसेस हुए हैं। उसके साथ ही साथ एक्सटॉर्शन में भी आपका 3648 केसेस हुए हैं। और जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो उसमें भी 3434 केसेस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। उसी के साथ ही साथ अगर इकोनॉमिक ऑफेंसेस में भी देखा जाए तो इसमें लगभग 1,93,385 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं 2022 में, जो कि पिछले साल के 11.1% से बढ़ा हुआ है। स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स के अगेंस्ट जो केस हुए हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, यानी शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट जो केस दर्ज हुए हैं वो भी देख लेते हैं। तो 13.1% जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। कितने केस दर्ज हुए हैं? तो वो हुए हैं 57,582 केसेस। और 2021 में इसमें जो केस थे वो 50,900 थे। तो उस हिसाब से इसमें 13 की बढ़ोतरी हुई है। फिर आपका हो जाएगा शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट जो केस हुए हैं उसमें 14% की बढ़ोतरी हुई है। उसी के साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन है 9.3% से बढ़ोतरी हुई है। अब आ जाता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि हो जाता है क्राइम अगेंस्ट वीमेन। अच्छा, आपको क्या लगता है ये केस जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसा क्यों होता है? क्यों आखिर किसी भी तरह का जो क्राइम होता है वो कम होने के साथ साथ और बढ़ते ही जा रहा है? तो इसके पीछे क्या रीज़न है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्राइम अगेंस्ट वीमेन में देख लें तो 4% की बढ़ोतरी हुई है 2022 में पिछले साल की तुलना में, जिसमें 4,45,256 केस ऐसे हैं जो कि दर्ज हुए हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस देखा जाए तो वो ऐसे केसेस हैं जिसमें हस्बैंड के द्वारा या रिलेटिव्स के द्वारा वीमेन के साथ जो क्रूरटी होती है, जो हृदयता होती है उसको लेकर है। उसी के साथ ही साथ इसमें किडनैपिंग और वीमेन का जो एब्डक्शन होता है, उसके साथ ही साथ असॉल्टमेंट होती है वीमेन की, वो भी किसके लिए? उसकी मॉडेस्टी के लिए उसमें, और रेप में ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। तो इसी के साथ ही साथ हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का भी देख लेते हैं।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और ये सेटअप हुआ था 1986 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, जिसका काम है कि जो भी क्राइम हो रहे हैं या जो भी क्रिमिनल्स हो रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, जो भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं और जो इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनको उसमें सहायता देना। और ये सेटअप हुई थी किसके रिकमेंडेशन पे? नेशनल पुलिस कमीशन 1977 से 1981 तक जो था, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टास्क फोर्स। तो अब देख लेते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है तो वो कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो उसमें आपका आ जाएगा क्राइम्स इन इंडिया, जो कि हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड, उसके बाद है प्रिजन स्टैटिस्टिक, और फोर्थ आपकी हो जाएगी रिपोर्ट ऑन मिसिंग विमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। तो ये रिपोर्ट ऐसी है जो कि NCRB पब्लिश करती है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन इज सीकिंग एन एग्रीमेंट ऑन वर्ल्ड फर्स्ट AI लॉ। कौन सा ऐसा संगठन है जो विश्व के पहले AI कानून पर समझौते की मांग कर रहा है? तो आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी यूरोपियन यूनियन। तो क्यों वो ऐसी मांग कर रही वो भी देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए एक रूल्स की मांग कर रही है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके यूरोपियन यूनियन के सिटीजन के अधिकारों को, उनकी प्राइवेसी को, उनके डेटा प्रोटेक्शन को। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी करंट अफेयर्स देती हूँ, तो अगर आपको इशू होती है इंग्लिश में तो हिंदी में भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम पे जाकर सिंपली डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है किस राज्य ने विमेन इंजीनियर सैटेलाइट के पूरा होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी केरला एंड डी आंध्र प्रदेश। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी केरला। तो केरला ने जो विमेन इंजीनियर सैटेलाइट है, यानी ये ऐसी सैटेलाइट है जिसको सिर्फ और सिर्फ विमेन ने बनाई है, और ऐसा करने के साथ साथ ये ना कि सिर्फ स्टेट की बल्कि इंडिया की पहली ऐसी विमेन ओनली सैटेलाइट बन गई है, जो कि सारे टेस्ट में पास हो चुकी है और अब वो लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आज ही के वीडियो से आपका क्वेश्चन बन के आया था यूरोपियन यूनियन। तो आपको जाके यूरोपियन यूनियन के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उनके शॉर्ट नोट्स बनाने, और आपको कमेंट बॉक्स में भी इनके बारे में बताना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को जिन्होंने लास्ट तक वीडियो को देखा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप कई लोगों से आगे निकल चुके हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।